बहुत समय पहले कोर्सिका नामक एक छोटे से द्वीप पर एक लड़का जन्मा। नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। वह गरीब तो था, पर उसके सपने इतने ऊंचे थे कि वो पूरे यूरोप पर छा जाना चाहता था। पहले यह द्वीप जेनवा के कब्जे में था, जो मौजूदा वक्त में इटली में है, लेकिन नेपोलियन के जन्म से 1 साल पहले ही जेनोवा ने इसे फ्रांस को सौंप दिया था और जन्म के वर्ष के दौरान द्वीप पर फ्रांस ने कब्जा कर लिया। दुनिया में 2 ही सबसे ताकतवर चीजें हैं, एक आत्मा और दूसरी तलवार, और आखिर में आत्मा तलवार से जीत जाएगी। वह जानता था कि एक दिन उसे मर जाना है, लेकिन फिर भी उसकी तलवार कभी शांत नहीं हुई। उसकी कहानी के सिर्फ 2 ही हिस्से थे, जीत या हार, मगर उसने हारना कभी सीखा ही नहीं। जब वह जंग के मैदान में होता, तब दुश्मन उसके सामने टिक नहीं पाते थे। वह हर वक्त सिर्फ चढ़ा या उतरा, लेकिन कभी ठहरा नहीं। आम आदमी से बादशाह की गद्दी तक पहुंचने वाला वह शख्स जंग के मैदान में 40,000 योद्धाओं के बराबर था। अपनी अनोखी ताकत से समूचे विश्व में उसने एक अलग पहचान बनाई थी। उसके सैनिक उससे मोहब्बत करते तो दुश्मन खौफ खाते थे। यूरोप के कई देशों में उसने जीत का परचम लहराया और कई 9 साल की उम्र में पढ़ाई के लिए फ्रांस चला गया। उसने वहां टुन के एक धार्मिक स्कूल में 1769 में दाखिला लिया, लेकिन उसी साल एक स्कॉलरशिप के तहत उसका दाखिला ब्रियन की एक मिलिट्री एकेडमी में हुआ। इसके बाद वह 5 साल तक ब्रियन में रहा। नेपोलियन को 1785 में ग्रेजुएशन की डिग्री मिली। नेपोलियन बहुत ही सामान्य और साधारण छात्र था। साधारण इतना कि ग्रेजुएशन में 58 लोगों की कक्षा में वह 45वें नंबर पर रहा था, लेकिन वह भविष्य में एक महान सेनापति बनेगा, इसकी संभावना बचपन में ही दिखने लगी। एक शिक्षक ने देखा कि नेपोलियन हमेशा गणित के अनुप्रयोगों में शानदार है, साथ ही वह इतिहास और भूगोल से काफी अच्छी तरह परिचित है। उन्होंने भविष्यवाणी कर दी कि यह लड़का एक दिन अव्वल दर्जे का नाविक साबित होगा। नेपोलियन बोनापार्ट को सेना और युद्ध से जुड़ी कहानियों को जानने में बड़ा मजा आता था। वह हमेशा ही सेना की रणनीति और लड़ाई से जुड़ी किताबें पढ़ता रहता था। 1735 में उसके पिता की मौत हो गई। नेपोलियन उस समय महज 16 साल का था। पिता के गुजर जाने के बाद उसका परिवार आर्थिक तंगी का सामना कर रहा था। पैसे की तंगी को देखते हुए नेपोलियन ने परिवार की जिम्मेदारी अपने ऊथेन लिए वह फ्रांस की सेना में नौकरी की तलाश करने लगा। उसी साल यानी 1785 में उसे फ्रांस की आर्मी में तोपखाना रेजिमेंट में 2nd लेफ्टिनेंट रैंक की नौकरी मिल गई। दूसरी तरफ फ्रांस में सामाजिक और राजनीतिक उथल पुथल का दौर चल रहा था, जिसका समाधान तत्कालीन राजशाही सरकार के पास नहीं था। राजशाही को उखाड़ फेंकने और लोकतंत्र की स्थापना के लिए 1789 में फ्रांस में क्रांति भड़की। 1749 फ्रांस की सेना इटली पर आक्रमण करने के लिए अपने न्यूली अपॉइंटेड जनरल का इंतजार कर रही थी। ये सेना पिछले 3 सालों से इटली पर हमला कर रही थी, लेकिन अभी तक उसे सफलता नहीं मिल रही थी। बना निर्णायक सफलता के इतने दिनों से लड़ते हुए सेना का मनोबल टूट चुका था और संसाधनों की भी भारी कमी थी। ऐसे में जब सैनिकों की अपने नए जनरल से पहली मुलाकात हुई, तो 5 फुट 2 इंच के आदमी को देखकर सैनिकों ने दबी जुबान से उनकी हाइट का बड़ा मजाक उड़ाया कि जोशीले भाषण और हमले की फुल प्लानिंग को सुनते ही उन्हें जल्द ही यह समझ आ गया उनके सामने कोई साधारण व्यक्ति नहीं खड़ा है। दोस्तों, यह थे विश्व के सर्वश्रेष्ठ मिलिट्री कमांडरों में से एक। नेपोलियन बोनापार्ट नेपोलियन द्वारा लड़े गए युद्धों और बैटलफील्ड में उसके बोल्ड मूवमेंट्स और अद्भुत मिलिट्री स्ट्रेटजी को आज भी दुनिया भर की मिलिट्री एकेडमी में स्टडी किया जाता है। अपनी शक्ति के चरमोत्कर्ष में एक समय ऐसा भी था जब इंग्लैंड को छोड़कर लगभग सारा यूरोप उनके अधीन था। नेपोलियन ने इतालवी अभियान की कमान अपने हाथ में लेते ही अपने सैनिकों को हमले के लिए तैयार रहने के लिए कहा। उन्होंने आने वाले 1 महीने में ही दुर्गम समझे जाने वाले एल्प्स माउंटेन को पार किया और साड़ियां पीडम, ऑस्ट्रिया और अन्य इतालवी राज्यों की जॉइंट आर्मीज को एक के बाद एक कई फ्रंट्स पर निर्णायक रूप से हराया। इस अभियान के दौरान
उन्होंने स्वयं जोखिम उठाकर रिवोली और अकोला के अविश्वसनीय युद्ध जीते। इटली के राज्यों को जीतने के बाद उन्होंने वहां भी फ्रांस जैसा गणतंत्र स्थापित किया। इतालवी सैन्य अभियान के बाद नेपोलियन ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। फ्रांस लौटने पर फ्रांसीसी जनता ने उसका एक हीरो की तरह स्वागत किया। अगस्त 1775 में पेरिस में उसे एक बार फिर से अपनी कुशलता दिखाने का मौका मिला, जब कन्वेंशन पर रॉय समर्थकों ने हमला कर दिया था। यहां भी नेपोलियन ने कुछ ही घंटों में पेरिस की सड़कों से विद्रोहियों को साफ कर दिया और कन्वेंशन को सुरक्षित बचा लिया। इस घटना के बाद से फ्रांस के राष्ट्रीय स्तर के नेताओं के लिए भी उसे इग्नोर करना लगभग असंभव हो गया था और जनता भी उसे एक कुशल और सख्त प्रशासक के रूप में देखने लगी थी। इस इंसिडेंट के बाद से ही उसे इटली में फ्रांसीसी सैन्य अभियान की पूरी जिम्मेदारी दी गई। इस अभियान में उन्होंने न सिर्फ जीत हासिल की, बल्कि नीस और सेवई जैसे इटालियन प्रदेशों पर भी कब्जा कर लिया। उन्होंने इस अभियान में ऑस्ट्रिया को हराने के बाद कंपो फॉर्मियो की ट्रीटी साइन की, जिसके परिणाम स्वरूप राइन रिवर को फ्रांस की प्राकृतिक सीमा मान लिया गया। संधि के माध्यम से उन्होंने ऑस्ट्रिया के हैब्सबर्ग राजवंश का रुख बाल्कन पेनिन्स टर्की और रश साम्राज्य की ओर मोड़ दिया। इससे ऑस्ट्रियन एम्पायर का टर्की और रशियन साम्राज्य के साथ संघर्ष एक जरूरत बन गया, और जिसकी वजह से आने वाले कई सालों में ऑस्ट्रिया कभी भी भवन से निकल नहीं सका और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ऑस्ट्रिया के हैब्सबर्ग साम्राज्य का अंत हो गया। उन्होंने 1798 एडी में इजिप्ट पर हमला किया और अलेजा होते हुए काहिरा के पास पिरामिड्स के युद्ध में मलूक सेनाओं को हरा दिया। लेकिन इसके थोड़े समय बाद ही नेल्सन की कमांड में ब्रिटिश नेवी ने नाइल या नील रिवर के युद्ध में फ्रेंच नेवी को बुरी तरह से हरा दिया। ईके के बाद एक चुनौतियों से जूझते और सफलता प्राप्त करते हुए वह आखिरकार 1804 में फ्रांस का एम्परर बन गया। हालांकि जिस तरह दिन के बाद रात का आना शाश्वत है, जन्म के बाद मृत्यु का आना शाश्वत है, उसी तरह उत्थान के बाद पतन का होना प्रकृति का एक शाश्वत नियम है। कोई भी अछूता नहीं रह सकता। विश्व में एक योद्धा के रूप में प्रसिद्धि पाने वाले नेपोलियन बोनापार्ट भी इस नियम से अछूते नहीं रह सके। एक सामान्य सैनिक से फ्रांस के राजा तक का नेपोलियन का सफर काबिले तारीफ था, लेकिन उसके बाद का उनका सफर काफी कठिन रहा। नेपोलियन बोनापार्ट ने पूरे यूरोप को जीतने के लिए अपना सैन्य अभियान शुरू कर दिया। उसने साल 1805 में अपने 4000 सैनिकों के साथ ऑस्ट्रिया पर हमला कर दिया और एक बार फिर नेपोलियन ने अपनी कुशल सेना की मदद से ऑस्ट्रिया को हरा दिया। इस दौरान शायद ही कोई ऐसा देश था जो उसके रास्ते में खड़ा हो सके। उनकी सैन्य रणनीतियां इतनी अनोखी थी कि विरोधियों को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि नेपोलियन और उसकी सेनाएं युद्ध के मैदान में इतनी तेजी से कैसे आगे बढ़ने में सक्षम है। ऑस्ट्रिया को हराने के बाद जल्द ही उसने ब्रिटेन से जंग शुरू कर दी। इसमें कोई दो राय नहीं थी कि इंग्लैंड की रॉयल नेवी उस समय की सबसे मजबूत और स्ट्रेटेजिक जल सेना थी, जिसे हराना किसी के बस की बात नहीं थी और नेपोलियन यह बात भली प्रकार से जानता था। लेकिन फिर भी बिना कुछ सोचे समझे नेपोलियन ने स्पेन के पास अटलांटिक ओशन में केप ट्रफागर में इंग्लैंड की सेना को घेर लिया और यहां पर इंग्लैंड की रॉयल नेवल फोर्स और फ्रेंच कोलिशन फोर्स के बीच घमासान युद्ध लड़ा गया। लेकिन इस युद्ध में नेपोलियन की बुरी तरह हार हुई और रॉयल नेवी यानी इंग्लैंड की जीत होती है। इस युद्ध को वॉर ऑफ द थर्ड कोलिशन नाम दिया गया। इस युद्ध की हार ने नेपोलियन को कुछ पीछे धकेला और उन्होंने ब्रिटेन पर हमला करने की अपनी योजना को कुछ वक्त के लिए फिलहाल स्थगित कर दिया। जब नेपोलियन इंग्लैंड से युद्ध में उलझा हुआ था, तब फायदा उठाते हुए 1805 में ही रशियन और ऑस्ट्रियन एम्पायर ने भी फ्रांस पर एक साथ हमला बोल दिया। उनको लगा था कि नेपोलियन इस युद्ध में हार जाएगा, लेकिन यह उनकी गलतफहमी थी। नेपोलियन ने सबसे पहले जर्मनी का रुख किया। वहां पर जर्मनी को हराकर राइन की संधि की
इसके बाद उसने अपनी सेना की मदद से रशियन और ऑस्ट्रियन एम्पायर का मुकाबला किया। इस बैटल ऑफ ऑस्ट्रेलिस में नेपोलियन ने रशियन और ऑस्ट्रियन एम्पायर दोनों को एक साथ हरा दिया। ऑस्ट्रिया को हराकर नेपोलियन ने एक बार फिर यूरोप पर अपना सिक्का जमा लिया। वह अपने दौर का सबसे महान सैन्य कमांडर बन चुका था। साल 1807 में नेपोलियन ने रूस पर हमला कर दिया और उसके भी कई भागों को अपने कब्जे में ले लिया, जिसके बाद रूस को मजबूरन टिलसिट की संधि करनी पड़ी। नेपोलियन ने अब तक छोटे बड़े कई देशों को अपने में मिलाकर लगभग पूरे यूरोप पर कब्जा जमा लिया। 1810 तक आते आते नेपोलियन ने बाकी देश जैसे रूस, बेल्जियम, नेदर स्पेन, जर्मनी, आधुनिक पोलैंड, बाल्कन को अपनी मुट्ठी में कर लिया था। नेपोलियन ने 1810 में जोसेफिन को तलाक दे दिया। इसके बाद उन्होंने ऑस्ट्रिया के राजा फ्रांसिस प्रथम की बेटी मैरी लुई से शादी कर ली। जल्द ही नेपोलियन को बेटा हुआ। उनके बेटे का नाम भी उनके ही नाम पर रखा गया। नेपोलियन ने रोम के राजा की उपाधि भी ले रखी थी। साल 1812 में ब्रिटेन की आर्थिक नाकेबंदी को कामयाब बनाने के लिए फ्रांस ने रूस की सीमा पर 6 लाख सैनिक जमा कर दिए। उसका मकसद ब्रिटेन की आर्थिक नाकेबंदी के लिए रूस को राजी करना था। इधर स्पेन में ब्रिटेन के कमांडर ड्यूक वेलिंगटन ने नेपोलियन की सेना को शिकस्त दे दी। रूस के मोर्चे पर भी नेपोलियन को कुछ खास कामयाबी नहीं मिल रही थी। कोई भी जंग जीतता नहीं दिख रहा था। 1812 में नेपोलियन ने मॉस्को पर कब्जा कर लिया, लेकिन सर्दियां आ रही थीं। मजबूरी में नेपोलियन को पीछे हटना पड़ा, लेकिन मॉस्को को जीतना नेपोलियन के लिए भारी पड़ गया। जैसे ही नेपोलियन आर्मी मॉस्को पर जीत हासिल करके निकली, उसी दौरान रशियन आर्मी ने उन पर हमला कर दिया। नेपोलियन के आधे से ज्यादा सैनिक बर्फ और सर्दी में मारे जा चुके थे और जो बचे वह बेहद कमजोर और थके हुए थे। ऐसे समय में रशियन आर्मी नेपोलियन की सेना पर भारी पड़ी। मॉस्को की भयानक ठंड में फ्रेंच आर्मी का सरवाइव कर पाना नामुमकिन साबित हो गया और जब तक वह अपने वतन लौट पाते, उनकी सेना में महज 10,000 सैनिक ही युद्ध के लायक बच रहे थे। रूस में नाकामी और स्पेन में हार के बाद ऑस्ट्रिया और प्रशिया एक बार फिर से नेपोलियन को हराने की फिराक में थे। साल 1813 में जर्मन स्टेट्स ने ऑस्ट्रिया, प्रश, रूस और स्वीडन के साथ मिलकर हमला कर दिया। इस युद्ध को बैटल ऑफ लीप्सग और जर्मन कैंपेन ऑफ 1813 का नाम दिया गया। नेपोलियन रूस की हार से उभरा भी नहीं था कि उसे एक और हार का सामना करना पड़ा। 1814 के मार्च महीने में दुश्मनों ने राजधानी पेरिस को घेर लिया। नेपोलियन को गद्दी छोड़नी पड़ी। उन्हें एल्बा नाम के एक जजीरे पर कैद करके रखा गया। फ्रांस की गद्दी पर कैद से भी नेपोलियन की निगाह फ्रांस के हालात पर थी। 1815 में वह कैद से भाग निकला और पेरिस पहुंच गया। पेरिस पहुंचने के बाद नेपोलियन ने संविधान में तेजी से बदलाव किए। इससे कई विरोधी नेपोलियन के पाले में आ गए। 1815 में मार्च महीने तक यूरोप के कई देशों ने मिलकर नेपोलियन के खिलाफ मोर्चा बना लिया था। जून में नेपोलियन ने बेल्जियम पर हमला कर दिया, लेकिन 18 जून को वॉटेल की लड़ाई में ड्यूक ऑफ वेलिंगटन ने उन्हें शिकस्त दे दी। ब्रिटेन ने नेपोलियन को कैद करके दक्षिणी अटलांटिक स्थित सेंट हेलेना नाम के द्वीप पर रखा। यह अफ्रीका के तट से दूर अटलांटिक में एक सुदूर द्वीप है। नेपोलियन ने विरोध किया, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था। उन्हें ना तो परिवार से मिलने दिया गया, ना ही उनकी कोई खबर दी गई। अगले 6 साल नेपोलियन ने तन्हाई में बिताए। वह खाते, ताश खेलते और लिखते थे। उन्होंने बोलकर अपना जिंदगी नामा भी लिखवाया। 1821 में पेट के कैंसर से नेपोलियन की मौत हो गई। तो बस इतनी सी थी ये कहानी।